नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। देखिए विद्यार्थी, आज हम कक्षा 9 में केमिस्ट्री का जो परमाणु की संरचना वाला जो पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम परमाणु संरचना का जो रदरफोर्ड मॉडल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार करके प्रयोग किया। एल्फा कणों की बौछार जब की गई तो उसके चारों ओर यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिंक सल्फेट से लेपित जिंक सल्फेट से लेपित एक पर्दा लगाया, जिस पर जैसे ही यहाँ से एल्फा कण हैं, ये एल्फा कण जैसे ही यहाँ पर इस सोने की पतली पन्नी पर बौछार करेंगे तो यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, यानी चमक उत्पन्न होगी। उस चमक उत्पन्न होगी तो इससे पता लगेगा कि जो एल्फा कण है वो इस पन्नी से टकराकर किस दिशा में और कहाँ पर विक्षेपित हुए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसने 1911 ईस्वी में सबसे पहले समझाया। तो जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया तो उसमें उसने सबसे पहले तो एक एल्फा कणों को उत्सर्जित करने का एक स्रोत लिया। उनसे जैसे ही एल्फा कण उत्सर्जित हुए तो एल्फा कण जैसे ही उत्सर्जित हुए तो उसके एक सोने की पतली पन्नी ली, जिसमें लगभग 20,000 कणों से मिलकर बनी हुई हम कह सकते हैं। और इस पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा लगाया। जब ये प्रयोग इस प्रकार से इसने सेट किया तो फिर उसमें कुछ प्रेक्षण देखे, और वो प्रेक्षण क्या थे, तो उसमें से जो अधिकांश एल्फा कण थे वो सीधे निकल गए। यानी आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ से ये अधिकांश जो एल्फा कण हैं ये क्या है, सीधे निकल रहे हैं। ये इस प्रकार से ये एल्फा कण जो हैं वो क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। इस प्रकार से इधर भी ये क्या है, एल्फा कण सीधे जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या है, एल्फा कण ये सीधे, अधिकांश जो एल्फा कण हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ एल्फा कण जो है, जो कुछ एल्फा कण थे, वो कुछ एल्फा कण क्या हुए, सीधे ने निकल के कहाँ पर गए, सीधे ने निकल के या तो वो कुछ एल्फा कण 90 डिग्री के कोण पर, या फिर उनमें से कुछ जो कण हैं वो 120 डिग्री के कोण पर क्या हुए, विक्षेपित होकर निकल गए। फिर इसके बाद में इसने देखा कि लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए बिना 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ, अर्थात पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग से लौट आया। कहने का मतलब ये है कि लगभग कुछ जो कण थे वो तो 190 डिग्री के कोण पर, और कुछ जो थे 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए, पर लेकिन जो 20,000 कणों में से एक एल्फा कण था वो इससे टकराकर वापस यानी 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। इस प्रकार से इसने जैसे ही एल्फा कणों की बौछार करवाई तो ये उसने परीक्षण अपने प्रयोग में देखे। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि सर्वप्रथम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एल्फा कण उत्सर्जित स्रोत लिया, एक
सोने जैसी धातु से बनी हुई पतली सोने की पन्नी ली, उसके चारों ओर एक पर्दा लगाया, उस पर्दे पर जिंक सल्फाइड ZnS का क्या किया, लेपन किया। किसका लेपन किया? जिंक सल्फाइड का लेपन किया। और ये जिंक सल्फाइड का जैसे ही उसने लेपन किया तो पता लगा कि ये जो जिंक सल्फाइड का लेपन उसने इसलिए किया था कि यहाँ पर कोई भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, कोई भी चमक उत्पन्न होगी तो उससे हम देख सकते हैं, उसे पता लगा सकते हैं। जैसे ही इसने प्रयोग किया तो इसके बाद में इसने जैसे ही एल्फा कणों की यहाँ बौछार करवाई, तो एल्फा कणों की जैसे ही बौछार करवाई तो वहाँ देखने को मिला कि यहाँ पर कुछ एल्फा कण थे, वो एल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ जो एल्फा कण थे वो 90 डिग्री के कोण पर, कुछ एल्फा कण 120 डिग्री के कोण पर। लेकिन अगर हम बात करें 20,000 में से, किस में से 20,000 कणों में से एक एल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। अर्थात जिस मार्ग से वो गया टकरा के वापस उसी मार्ग पर लौट आया। तो ये उसने अपने प्रयोग में मुख्य क्या किए थे, परीक्षण किए। और जैसे ही मुख्य ये परीक्षण किए तो परीक्षण करने पर उसने देखा कि ये जो परीक्षण है ये परीक्षण किस आधार पर प्राप्त हुए और उनका उसने क्या निष्कर्ष निकाला। तो इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, पहला निष्कर्ष क्या निकाला था उसने कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि अधिकांश जो एल्फा कण है वो क्या हो रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। तो उसने इससे निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो कैसा है, रिक्त है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि समस्त धन आवेशित परमाणु में एक जगह पर केंद्रित है। अर्थात तो परमाणु का जो अधिकांश धनावेशित वाला भाग है वो परमाणु के एक जगह पर केंद्रित है। तीसरा निष्कर्ष उसने निकाला कि धनावेशित जो परमाणु है, धन आवेशित परमाणु है वो धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो एल्फा कण था वो एल्फा कण, एक एल्फा कण ही परमाणु के मध्य वाले भाग से टकरा के वापस लौट आया। तो उसने इससे निष्कर्ष निकाला कि जो धन आवेश वाला भाग है वो बहुत कम है, यानी परमाणु के आयतन की तुलना में क्या है, बहुत तो कम है। इसलिए एक ही ऐसा परमाणु था, एक ही परमाणु का ऐसा कण था जो वापस लौट के आया। तो इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाले। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि परमाणु का जो मॉडल है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का वो किस प्रकार से कैसे यहाँ पर संपन्न होता है। इसके बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने निष्कर्ष के आधार पर ही कुछ बिंदुओं पर विचार प्रस्तुत किया, जिसमें नंबर 1 बिंदु की अगर हम बात करें तो परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य में छोटे से भाग नाभिक में केंद्रित होता है। और ये नाभिक में जो केंद्रित होगा, इस नाभिक के केंद्र में जो इसकी त्रिज्या होगी वो त्रिज्या लगभग उसने बताई थी 10 की घात कितनी बताई थी, 10 की घात -15 के बराबर। कितनी बताई थी, 10 की घात कितनी, 10 की घात 15 के बराबर इसने क्या थी, बताई थी। और वो भी किस में, माइनस में। अर्थात बहुत छोटा सूक्ष्म 10 की घात -15 जो है वो बहुत छोटा है, जो इसका ये जो आकार है वो देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु का जो
आकार है या परमाणु के केंद्र का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। दूसरे नंबर पर परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तेजी से गति से चक्कर लगाते हैं। यानी इसने ये बताया कि ये जो वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। ये क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। पर लेकिन इन वृत्ताकार पथों को उसने क्या कहा, कक्ष या कोश कहा। क्या कहा इनको, कक्ष, या तो कहा कक्ष या क्या कहा, कोश के नाम से इनको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कोश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसने तीसरा जो बिंदु लिखा था वो क्या लिखा था कि धन आवेशित जो नाभिक हैं वे ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल व तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। यानी यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूमेगा, तो वो वहाँ पर इसने अभिकेंद्रीय बल से संतुलित करने का बताया। इसके बाद में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कुल ऋण आवेश नाभिक में कुल धनावेश के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये भी इसने स्पष्ट किया। लेकिन रदरफोर्ड की कुछ कमियां भी रही, और वो रदरफोर्ड की क्या कमी थी, तो नंबर 1 ये कमी थी कि ये इस बात को नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक निश्चित वृत्ताकार पथ में किस प्रकार से भ्रमण करता है, और ये परमाणु के स्थायित्व को भी नहीं समझा सका। तो इस प्रकार से जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था उसने अपने स्वर्ण पत्र प्रयोग के माध्यम से परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको मैंने आपको संक्षिप्त में इसको समझा दिया है। आई होप विद्यार्थियों आपके कमेंट के द्वारा मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। आप इसको ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुँचे। धन्यवाद विद्यार्थियों।